हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। और आज हम लोग यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग 2023 की यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर के 2023 के सारे सेट व्याख्या सहित सॉल्व करेंगे। ठीक है। और इसमें सबसे पहले हम लोग विषय सूची को ये हमारी विषय सूची है कि हम 2023 के कितने सेट सॉल्व करेंगे, 2023 में कितने फर्स्ट पेपर के एग्ज़ाम हो चुके हैं। क्योंकि इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि सब शिफ्ट के आगे सब्जेक्ट भी लिखा है, तो इसका कन्फ्यूज़न दूर करते हुए मैं बता दूं, आपके जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है, मतलब सेकंड पेपर आपका जो भी सब्जेक्ट होता है, सब में फर्स्ट पेपर अलग ही होता है। कोई भी फर्स्ट पेपर किसी दूसरे सब्जेक्ट में रिपीट नहीं होता है। तो इसीलिए जितने सब्जेक्ट होते हैं उतने ही शिफ्ट के अलग अलग फर्स्ट पेपर के एग्ज़ाम हैं। तो ये 2023 के जितने टोटल एग्ज़ाम हैं, जिस भी सब्जेक्ट के साथ जितने फर्स्ट पेपर के एग्ज़ाम हुए हैं, ये सारे एग्ज़ाम हैं। ये आप लोग देख सकते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेपर। और इसमें जितने भी मैथ के क्वेश्चंस होंगे, इसमें मैं लिख नहीं सकती हूँ दोस्तों, तो मैं आपको मुंह से समझाने की कोशिश करूँगी। और बाकी जितने भी वैसे क्वेश्चंस हैं, थ्योरिकल क्वेश्चंस हैं, वो मैं मुंह से पढ़ते चलूँगी और समझाने की कोशिश करूँगी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। फिर भी अगर कोई गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए, तो माफ़ कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चंस इसका ये देखते हैं। इसमें डीआई दी गई है, जिसमें लिखा है निम्नलिखित तालिका ए ई 5 गांवों की आबादी और उनमें पुरुष को एम से दर्शाया गया है और महिला को एफ से दर्शाया गया है, और ट्रांसजेंडर के प्रतिशत विवरण को दर्शाती है। और इस तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है। पहले हम लोग तालिका देख लेते हैं। एक तरफ गांव दिए गए हैं ए बी सी डी ई, ये 5 गांव हैं, इनकी आबादी दी गई है अलग अलग। ए गांव की इतनी आबादी है, बी गांव की 16,000, सी की 18,000, डी की 24,000, ई की 25,000। और उसी तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रतिशत में किया गया है। जैसे कि एम हमें पुरुष को बताता है, एफ बताता है महिला को, और टी से ट्रांसजेंडर। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें नोट दिया गया है, तालिका में रिक्त मान को माइनस द्वारा दर्शाया गया है, जिसका परिकलन आवश्यकता अनुसार किया जाना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन तालिका से दिया गया है कि गांव ए में ट्रांसजेंडर की आबादी गांव बी में महिलाओं की आबादी का कितना प्रतिशत है। तो जिसका भी दोस्तों, इसको मैं छोटा कर देती हूँ। गांव ए की टोटल आबादी कितनी है? 12,000। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है गांव ए में ट्रांसजेंडर की आबादी, तो इसमें कितनी है ट्रांसजेंडर की आबादी? 22%। और गांव बी में महिलाओं की आबादी का कितना प्रतिशत है? तो सबसे पहले हम लोग गांव ए में जितनी भी ट्रांसजेंडर की संख्या है वो निकालेंगे। तो कितना प्रतिशत थी टोटल? हमारा प्रतिशत कितना था? 12,000, और वैसे 2,200 है, 22% है। तो पहले हम लोग इसका प्रतिशत निकालेंगे, तो टोटल 2,640 ट्रांसजेंडर की संख्या आ जाएगी गांव ए में। उसके बाद किससे पूछी गई है? गांव बी में महिलाओं की संख्या से पूछी गई है। तो गांव बी में महिलाओं की संख्या देख लीजिए कितनी है? 33%। आप लोग देख सकते हैं एफ से, बीच वाले में एफ से महिलाओं को दर्शाया गया। तो गांव बी में टोटल आबादी है 16,000, और प्रतिशत महिलाओं का कितना है? 33%। तो हम लोग 16,000 का 33% निकालेंगे। और इसके बाद गांव बी में महिलाओं की आबादी का प्रतिशत पूछा गया। तो जिसकी आबादी से का प्रतिशत पूछा जाता है ना, दूसरे का कंपेयर करके, तो उसको हमेशा नीचे रखते हैं। तो जो महिलाओं की संख्या निकलेगी उसको नीचे रख के, जो ट्रांसजेंडर की संख्या निकलेगी उसको ऊपर रख के उसका परसेंटेज निकाला जा सकता है। तो इसका टोटल परसेंट आएगा 50%। इसी तरह से गांव ई में पुरुषों की आबादी और गांव डी में महिलाओं की आबादी के बीच का अंतर। तो सबसे पहले हम लोग गांव ई में जो टोटल संख्या है उसमें पुरुषों की जो जितना भी प्रतिशत दिया गया है उससे पुरुषों की आबादी निकालेंगे। उसके बाद गांव डी में जितनी टोटल संख्या दी गई है, टोटल में महिलाओं का जितना प्रतिशत दिया गया है, तो उसकी संख्या निकालेंगे। उसके बाद उन दोनों को आपस में घटा देंगे। तो टोटल संख्या पहले हम लोगों ने गांव ई की जो पुरुष जनसंख्या थी उसको निकाला, फिर गांव डी की महिलाओं की जनसंख्या को निकाला, उसके बाद उन दोनों को घटा दिया।
इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है हमारा, गांव सी में ट्रांसजेंडर और गांव बी में पुरुषों की आबादी का अनुपात ज्ञात करना है। तो गांव सी में ट्रांसजेंडर, टोटल में ट्रांसजेंडर की संख्या निकालेंगे। फिर गांव बी में पुरुषों की आबादी का जो गांव बी में जो टोटल संख्या है उसमें पहले पुरुषों की आबादी निकालेंगे, उसके बाद इन दोनों का अनुपात, इन दोनों की संख्या को अनुपात में रख के इसका अनुपात निकाल लेंगे। चौथा क्वेश्चन है, गांव ए में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अंतर। तो गांव ए में जितने भी प्रतिशत पुरुष हैं पहले पुरुषों की संख्या निकालेंगे, उसके बाद जितने प्रतिशत महिलाएं हैं उनका, या फिर एक साथ उन प्रतिशत को आपस में घटा के जितना भी उनमें अंतर आ रहा होगा वो सीधे सीधे निकालेंगे। जैसे कि 46% पुरुष हैं और 32% महिला हैं, तो इसमें घटाने के बाद 14% अंतर आ रहा है इन दोनों का। तो टोटल संख्या इन दोनों के बीच की 12,000 है, तो 12,000 का 14% निकालेंगे तो 1680 का अंतर है इन लोगों के बीच में। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, गांव बी और डी दोनों में एक साथ महिलाओं की कुल संख्या गांव सी में पुरुषों की संख्या में कितना प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम लोग जो गांव बी की टोटल संख्या है उसमें से महिलाओं की का प्रतिशत निकालेंगे, और गांव डी में जितनी महिलाओं की, मतलब डी में जितनी टोटल संख्या है उसमें महिलाओं की जो कुल संख्या निकल रही है वो निकाल लेंगे इन दोनों की। उसके बाद गांव सी में जो पुरुषों की संख्या है उसको निकाल के उसको नीचे रख के, और बी और डी को जोड़ के, बी और डी की जो संख्या है उसको जोड़ के उसको ऊपर रखेंगे बटे के, और इंटू 100 मतलब इनका प्रतिशत निकाल लेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे आप लोग व्याख्या देख सकते हैं, गांव बी और डी में महिलाओं की कुल संख्या का प्रतिशत निकालेंगे, उसके बाद सी में पुरुषों की संख्या जितनी है वो निकालेंगे, और उसके बाद पुरुषों की संख्या को नीचे रख के महिलाओं की संख्या को घटा के ऊपर रख देंगे और इनका प्रतिशत निकाल लेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, अनुदेशीय डिजाइन रूपरेखा के ADDIE मॉडल में परिवर्णी शब्द ADDIE की अक्षर I और E किससे संबंधित हैं। तो इनका जो फुल फॉर्म होता है, तो इसमें I और E पूछा गया है किससे संबंधित है, तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, कार्यान्वयन और मूल्यांकन, इसका सही ऑप्शन होगा। बाकी इसका पूरा हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं। ADDIE एक शिक्षण प्रतिमान है जिसका उपयोग अनुदेशात्मक डिजाइनरों और प्रशिक्षण विनिर्माणकर्ता द्वारा प्रभावी शिक्षण अनुभव बनाने के लिए किया जाता है, और इसके 5 चरण है। जैसे कि ए का क्या होगा, एनालाइजिंग मतलब विश्लेषण, इसका मतलब होता है समस्या की पहचान, किसी चीज़ का विश्लेषण, किसी चीज़ को एनालाइज करना, ठीक है। डी मतलब डिज़ाइन, डिज़ाइन संपूर्ण रूपरेखा निर्माण। डी मतलब डेवलपमेंट, विकास, उत्पाद का निकाय। और आई इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन, प्रशिक्षण देना। और ई का मतलब होता है इवोल्यूशन, मूल्यांकन, प्रशिक्षण का मूल्यांकन। और यह सुनिश्चित करता है कि सभी सीखने की गतिविधियां उस लक्ष्य को पूरा करें जो सीखने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है, और यह पाठ्यक्रम विकास की गुणवत्ता में दक्षता और निरंतरता को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले रहे विद्यार्थियों को एक अनुदेशक पढ़ाता है, और पाठ के बाद अनुदेशक पठन सामग्री जो ई विषय सामग्री, पावर पॉइंट प्रस्तुति आदि है, इस उद्देश्य से संलग्न करता है कि विद्यार्थी इनकी अवलोकन कर सकें, और इसके लिए अनुदेशक कौन से विकल्प का चयन करेगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अधिगम प्रबंधन प्रणाली, LMS, जिसको बोलते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LMS, अधिगम प्रबंधन प्रणाली। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह एक शिक्षण प्रबंधन प्रणाली है जो एक सॉफ्टवेयर आधारित या SaaS प्लेटफॉर्म आधारित है। यह प्रशासन, रिपोर्टिंग, स्वचालन और शैक्षिक पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सामग्रियों या सीखने और विकास कार्यक्रमों के वितरण में सहयोग प्रदान करता है। और ऑनलाइन कक्षाओं में भी LMS का उपयोग होता है। LMS के प्रकार कैसे हैं? पहला है इंस्टॉल्ड LMS, दूसरा है वेब बेस्ड LMS, तीसरा है ओपन सोर्स LMS, चौथा है क्लोज्ड
सोर्स LMS। पांचवा है LMS विथ ऑथरिंग टूल्स। छठा दिया गया है इंट्रीगेशन कैपेबल LMS। और सातवां दिया गया है SaaS LMS क्लाउड बेस्ड LMS। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्राथमिक नियमों के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, बहुप्रत्युत्तर का नियम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। थॉर्नडाइक का मत है कि जब उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच संबंध उत्पन्न होता है तो दोनों में अनुबंध स्थापित हो जाता है और यही अनुबंध सीखना कहलाता है। और थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 प्राथमिक सिद्धांत दिए हैं। पहला क्या है? प्रभाव का नियम। इससे तात्पर्य सीखे जाने वाले कार्य का सीखने वाले के लिए महत्व से है। जब व्यक्ति को सीखने से संतोष या प्रसन्नता मिलती है तब सीखना सरलता से होता है और इसमें संतोषजनक अवस्था तथा असंतोषजनक अवस्था होती है। दूसरा क्या था? तत्परता का नियम। जब अधिगमकर्ता सीखने के लिए अपनी ज्ञानेंद्रियों एवं कामेंद्रियों के साथ तत्पर होकर संज्ञान लेता है तब ही सीखना तीव्र गति से होता है। और तीसरा क्या है? अभ्यास का नियम। उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच परिवर्तनीय संबंध होता है जिसे अभ्यास कहा जाता है। जब अधिगमकर्ता किसी चयनित अनुक्रिया को बार बार करता है तो सीखने में उन्नति होती है। अभ्यास के द्वारा सीखना स्थायी होता है और उपयुक्त प्रश्न में बहुप्रत्युत्तर का नियम सीखने के प्राथमिक नियमों के अंतर्गत नहीं आता है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है परियोजना विधि जॉन डेवी के दर्शन से सर्वाधिक रूप से संबंधित है। और कथन दूसरा क्या है? परियोजना विधि की प्रबलता सामाजिक प्रतिभागिता में निहित है। तो इसमें उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसका कथन ए और 2 दोनों ही क्या है? सही है, करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं एक बार। प्रोजेक्ट विधि जॉन डेवी द्वारा विकसित की गई थी और यह व्यवहारिकता के दर्शन पर आधारित है। परियोजना विधि की प्रबलता सामाजिक प्रतिभागिता में निहित है और प्रोजेक्ट विधि के सोपान अधोलिखित हैं। पहला है परिस्थिति प्रदान करना, दूसरा प्रोजेक्ट का चयन, तीसरा प्रोजेक्ट बनाना, चौथा योजना का क्रियान्वयन और पांचवा है मूल्यांकन। और दोनों कथन सत्य हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व स्नातक शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए स्वयं पर शैक्षणिक प्रोग्राम और पाठ्यक्रम किसके द्वारा विकसित किए गए हैं। तो इसमें नंबर दिए गए हैं। ए है NPTEL, दूसरा है IIM अहमदाबाद, सी है AICTE और डी है CEC, ई है IIM बेंगलोर और एफ है UGC। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, ACD एंड E। जैसे कि पूर्व स्नातक शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए स्वयं पर शैक्षणिक प्रोग्राम और पाठ्यक्रम निम्न द्वारा विकसित किए गए हैं। पहला है NPTEL और दूसरा है AICTE, तीसरा है CEC और चौथा है IIM बेंगलोर। और स्वयं मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक ऑनलाइन मंच है जिसके माध्यम से भारत में छात्रों को ऑनलाइन कार्यक्रम पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं और इसे 9 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत 9 से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शामिल है। अगला क्वेश्चन हमारा शोध आलेख या शोध प्रतिवेदन, जिसको रिपोर्ट बोलते हैं, पढ़ते समय प्रायः संक्षिप्ताक्षर विज आता है और इसका अर्थ है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, नामतः अर्थात। और इसकी जो व्याख्या है वो देख लेते हैं। शोध आलेख या शोध प्रतिवेदन पढ़ते समय प्रायः संक्षिप्ताक्षर विज आता है, इसका अर्थ है नॉर्मली, नामतः अर्थात होता है। अगला क्वेश्चन हमारा
एक विद्यार्थी एक विश्वविद्यालय में अपना पीएचडी शोध प्रबंध जमा करता है। उसके शोध प्रबंध की समीक्षा करने पर उसकी विषय वस्तु के 35% भाग में समरूपता पाई जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के अनुसार निम्नलिखित में से यह साहित्य चोरी के किस स्तर में आता है? तो ऑप्शन ए दिया गया है 0 स्तर, ऑप्शन बी है 1 स्तर, ऑप्शन सी है 2 स्तर, ऑप्शन डी है 3 स्तर। तो चलिए इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। उस बी ऑप्शन इसका सही है, 1 स्तर। साहित्यिक चोरी से अभिप्राय किसी अन्य के द्वारा किए गए कार्य, विचार, उपाय या शैली आदि को अधिकांशतः नकल करते हुए अपने मौलिक कृति के रूप में प्रकाशन करता है। तो साहित्यिक चोरी के स्तर कौन से हैं? शून्य स्तर क्या है? 10% तक अगर किसी के साहित्य से समानता होती है तो उसका कोई दंड नहीं है, उसको शून्य स्तर बोलते हैं। प्रथम स्तर कौन सा? 10 से 40% के बीच तक समानताएं हैं तो ऐसे छात्रों को अधिकतम 6 माह की विनिर्धारित अवधि के भीतर संशोधित आलेख को जमा करने को कहा जाएगा। और द्वितीय स्तर क्या है? 40 से 60% तक समानताएं पाई जाती हैं तो ऐसे छात्रों को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए संशोधित आलेख को जमा करने से वंचित किया जाएगा। और तृतीय स्तर क्या है? 60% से अधिक समानताएं पाई जाएंगी तो ऐसे छात्रों के उस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शोध आलेख का वह भाग जिसमें शोध के विषय क्षेत्र का विहंगावलोकन और शोध के निष्कर्ष के बारे में अन्वेषक की परिकल्पनाओं का उल्लेख किया जाता है और उसे कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, प्रस्तावना। शोध आलेख का वह भाग जिसमें शोध के विषय क्षेत्र का विहंगावलोकन और शोध के निष्कर्ष के बारे में अन्वेषक की परिकल्पनाओं का उल्लेख किया जाता है उसे प्रस्तावना कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अध्ययन जिसमें प्रतिभागियों के एक समूह का एक काल अवधि में प्रेक्षण और मापन किया जाता है उसे कहा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, अनुदैर्ध्य शोध। अनुदैर्ध्य शोध जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। अनुदैर्ध्य शोध से तात्पर्य ऐसे शोध विधि से होता है जिसमें एक ही प्रतिभागी या विषय वस्तु को कई अलग अलग समय काल में परीक्षण किया जाता है और इस प्रकार के शोध अधिकांशतः चिकित्सा एवं वनस्पति विज्ञान के क्षेत्रों में अधिक किए जाते हैं जहां एक प्रतिभागी का उपचार के पश्चात अलग अलग समय पर परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, गुणात्मक परिघटना के दृष्टांत या केस में हम एक या एक से अधिक विशेषताओं या लक्षणों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर आंकड़ा संग्रहित करते हैं। और कथन दूसरा क्या है, उपयुक्त कथन 1 में उल्लिखित आंकड़ों का प्रतिदर्श विवरण द्विपदीय प्रायिकता विवरण के रूप में हो सकता है। तो इसके जो दोनों ही कथन है वो सही हैं तो इसका ये ऑप्शन सही होगा, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेंगे। गुणात्मक परिघटना से एकत्रित किया जाने वाला आंकड़ा बहुत आयामों एवं अलग अलग विशेषताओं के आधार पर चयनित किया जाता है और इस कारण ही गुणात्मक शोध में प्रतिदर्श के चयन के लिए द्विपदीय प्रायिकता वितरण का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक समाज संप्रेषण के कारण बहुत हद तक की भावना को बिंबित किया करता है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, सामान्यतः। अगला क्वेश्चन है, नकारात्मक पक्ष की बात करें तो संप्रेषणीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ए दिया गया है, लोकतांत्रिकवाद विवाद को बढ़ाने के लिए, बी है सत्य का दमन करने के लिए, सी है समाज को बांटने के लिए, डी है प्रजाति केंद्रीयता को पारगमित करने के लिए और ई है वैश्विक शांति प्रयासों के समर्थन के लिए। तो इसके जो बी, सी और डी हैं वो सही हैं और बाकी ए और ई क्या है वो गलत है।
तो इसका देख लेते हैं, इसका बी ऑप्शन सही होगा, बी सी डी। तो नकारात्मक पक्ष की बात करें तो संप्रेषणीय भाषा का प्रयोग किया जाता है सत्य का दमन करने के लिए, समाज को बांटने के लिए और प्रजाति केंद्रीयता को पारगमित करने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा कथन पहला और कथन दूसरा। तो कथन एक है, संप्रेषण संस्कृति और शक्ति अंतः संबंधित होते हैं। और स्टेटमेंट दूसरा कौन सा है, संप्रेषण के पश्चात सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों में शक्ति का कोई वजन नहीं रह जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, इसका सी ऑप्शन सही है। कथन एक सत्य है लेकिन कथन दूसरा असत्य है। तो संप्रेषण संस्कृति शक्ति अंतः संबंधित होते हैं, क्योंकि संप्रेषण ही वह माध्यम है जो संस्कृति विचारों भावनाओं एवं ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करता है, और इसके कारण ही सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों में शक्ति का प्रभाव बढ़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी ने शब्दों को संपरिवर्तित कर दिया है। तो ए दिया गया है समानता के साधन के रूप में, बी है समय में, सी है अनापेक्षित शांति की युक्ति के रूप में, डी है धन के रूप में और ई है शक्ति के रूप में। तो इसका जो सही ऑप्शन दिया गया है वो डी है, बी डी ई। आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी ने शब्दों को समय में, धन के रूप में और शक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कथन फर्स्ट है, संप्रेषण में अर्थ संकेत का कूट पात्र और चित्रण से संबंधित होता है। और कथन दूसरा है, रोला पार्थ ने इस कूट को व्यक्ति की आवाज की संज्ञा दी है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, कथन एक और दूसरा दोनों सत्य हैं। शब्दार्थ संचार बाधा में किए गए संप्रेषण में द्विअर्थक शब्द, भाषागत भिन्नता तथा अमानवीय भाषीय शब्द का प्रयोग करके संप्रेषण को दूषित किया जाता है, जिसके कारण सही सूचना एनकोडर तक नहीं पहुंच पाती है। और रोला बार्थ ने इसमें व्यक्तियों को आवाज़ को जोड़ दिया है, व्यक्तियों की आवाज़ को जोड़ दिया है। 21वां क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार 10 रुपये प्रति कलम की दर से 60 कलम के एक पैकेट को खरीदता है। वह पैकेट के एक भाग को 40% के लाभ पर बेचता है और शेष भाग को उसे 20% की हानि होती है। यदि उसे संपूर्ण पैकेट पर कुल लाभ 20% है, तब कलम की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे उसने लाभ पर बेचा है। तो सबसे पहले टोटल 60 कलम का मूल्य हमें निकालना है, जो कि 600 निकलेगा, क्योंकि एक कलम का मूल्य 10 रुपये है। तो 60 का 10 से गुणा करेंगे तो हमारा जो टोटल मूल्य 60 कलम का है वो 600 निकलेगा। उसके बाद पहला भाग बराबर x एवं पैकेट का शेष भाग है। दोस्तों, इन जो क्वेश्चंस की व्याख्या है ये बहुत लंबी दी गई है, और इस मेथड से हम लोग क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में बहुत जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस में हमें अपनी शॉर्ट ट्रिक्स ही हमेशा यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि इसमें क्वेश्चन में हम लोग क्या सबसे लास्ट वाली लाइन देखते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए कि एक दुकानदार जो जो क्वेश्चन में बोलता जाएगा सिर्फ हमें वही करना है, इसके अलावा हमें कोई मेथड कोई फॉर्मूला कुछ नहीं अपनाना है, बस जो बोलता जाए वो करते जाना है। जैसे कि एक दुकानदार, और ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग ऑप्शन जो होते हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। ये ऑप्शन से क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं। जैसे कि एक दुकानदार 10 रुपये प्रति कलम की दर से 60 कलम के एक पैकेट को खरीदता है, तो उस 60 कलम का में एक पैकेट बनता है, ठीक है। तो एक पैकेट के एक भाग को, मतलब जो 60 कलम का पैकेट है उसके एक भाग को वो 40% के लाभ पे बेच रहा है, लेकिन जो शेष भाग बच रहा है उसको वो 20% की हानि पे बेच रहा है। मतलब एक ही पैकेट को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, एक को 40% लाभ पे बेचता है, दूसरे को 20% हानि पे बेचता है। और यदि उसे संपूर्ण पैकेट पर कुल 20% लाभ हो रहा है, अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल पैकेट हमारा 600 का था, 10 रुपये के हिसाब से 60 कलम का जो पैकेट था वो 600 का था, और टोटल में हमको 20% का लाभ हो रहा है। मतलब 600 का सबसे पहले हम 120% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 720। तो मतलब 40% लाभ पे एक भाग बेचा और 20% हानि पे एक भाग बेचने के बावजूद हमको 120 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो
इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा जो जिस भाग में हमको लाभ हुआ है उसकी संख्या क्या है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन क्या है, ये हम लोग बेसिक अपने कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 40 पेन को मान लिया हमने, उसने 140 के लाभ पे बेचा, ठीक है, 40% लाभ पे बेचा। तो पहले हम लोग 40 का 140% निकालेंगे और उसके बाद 20 पेन हमारे शेष बचते हैं जिसको उसने 20% हानि पे बेचा था। तो 20%, 20 का 80 निकाल लेंगे, 80%, ठीक है, ये टोटल निकल आएगा, टोटल रेट। तो 20 का 80 कितना निकलेगा जाके 160 में। मतलब जो 20 पेन थे वो वैसे कितने में बिकते, 10 के हिसाब से 200 के, बट 20% के हानि के हिसाब से उसके बिचे 160 के। और 40 पेन जो 140 मतलब 40% पे लाभ पे बिक रहे थे, वो टोटल कितने पे बिकते हैं जाके, वो बिकते हैं 560 पे। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 720 आ जाएगा। इसका मतलब आपका ए ऑप्शन क्या है, सही है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इतना बड़ा मेथड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये क्वेश्चन आपका सिर्फ 2 लाइन का है और 2 लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही दिया गया है, इन सब की ट्रिक्स हैं और आपको ट्रिक से ही ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, इनमें कुछ नहीं है, बस आपको कॉमन सेंस के साथ इनकी जो ट्रिक्स हैं उनको समझ के ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज जो क्रिकेट खिलाड़ी है वो 17वें मैच में 98 रन बना रहा है और इसके परिणाम स्वरूप उसके प्रति मैच औसत रन में 2.5 रन की वृद्धि हो जाती है। तो 17वां मैच खेलने के पहले उसका औसत कितना था। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस जैसे कि पूछा गया है कि 17वें मैच में उसने 98 रन बना लिए हैं और उसने पूरे औसत में मतलब 1 से लेकर जितने भी 17 मैच हुए सब में 2.5 बढ़ गया है। तो इसका मतलब कि 17 के अपने साथ एक्स्ट्रा सबके लिए 2.5 यानी 2.5 रन सबके लिए लेके आया। तो हम लोग बस इतना करेंगे, 17 का गुणा 2.5 से कर देंगे तो कितना आएगा हमारा 42.5 यानी 42.5 आ जाएगा। इसको हम लोग अगर 98 से माइनस करते हैं तो हमारा 55.5 आ जाएगा। और यही इस जो हमारा 16 मैच का औसत पूछा गया है, इसके 17वें मैच के पहले का औसत पूछा गया, तो हमारा 16 मैचों का औसत कितना आएगा 55.5। यही इसका सही ऑप्शन होगा। और इसमें कुछ नहीं करना है, कोई लॉजिक नहीं लगाना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, मात्र ये 10 सेकेंड का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका ए ऑप्शन सही होगा 55.1। और इसमें जितना बड़ी व्याख्या दी गई है इतना आपको सॉल्व नहीं करना है। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आपका माथा भी खराब होगा और आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो आपको सिंपल सा, जैसे 17 में 17 सबके लिए 2.5 लेके आ रहा है तो 17 इंटू 2.5 कर देंगे तो सबका जो एक्स्ट्रा लेके आया है 17, वो टोटल जितना भी 17 लेके आया उससे माइनस करेंगे, हमारा इससे पहले जो भी 16 मैचों का औसत होगा वो निकल आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। वर्षा ऋतु के समय एक नदी के जलस्तर में एक दिन 10% की वृद्धि होती है, दूसरे दिन में 10% की कमी होती है और आरंभिक जलस्तर की तुलना में दूसरे दिन के अंत में जलस्तर में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हो जाएगी। तो इसमें पहले क्या करेंगे, पहले मान लो 100 जलस्तर रहा होगा तो 100 से क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। दूसरे में 110 से 90 मतलब उसकी उसमें 10% की हानि होगी तो उसका 90% कितना आ जाएगा 99 लीटर। तो टोटल हमारे पास 1% की वृद्धि हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं इस प्रकार दी गई हैं जिसमें प्रथम संख्या के दोगुने और दूसरी संख्या के तिगुने का योग 39 है तथा पहली संख्या के तिगुने और दूसरी संख्या के दोगुने का योग 36 है। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैथ का कोई भी क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चन में जो बोल रहा है हमें अपना अलग से कुछ भी नहीं लगाना है, कोई भी फॉर्मूला कोई भी रूल कुछ भी नहीं लगाना है। बस क्वेश्चन जो हमसे कहता जाएगा हम वो करते जाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करना। हमारा 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप लोगों ने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो भी हो जाएगा और नहीं की है तो भी आप लोग
बस मेरी आवाज़ अच्छे से समझ लेंगे तो भी हो जाएगा। तो जैसे प्रथम में क्या था, 2 गुना था, और दूसरी संख्या क्या थी, 3 गुना, बराबर कितना हुआ था, 39। और द्वितीय शर्त में पहली संख्या क्या थी, पहली संख्या के तिगुने और दूसरी संख्या के दोगुने का योग कितना था, 36 था। तो दोस्तों फिर इसका हम लोगों ने पूरा समीकरण बनाया। उसके बाद प्रथम संख्या 6 और दूसरी संख्या 9 होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि सर्च को, ये इस रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उससे पहले हमें ABCD को अच्छे से लिख लेना है और ABCD के ऊपर नंबरिंग कर लेनी है। और ABCD को भी लिखने का तरीका आप लोगों को पता होगा कि पहले A से लेके M तक लिखना है, फिर M के जस्ट नीचे से N से स्टार्ट करना है। इस क्वेश्चन में कई बार हर क्वेश्चन में अलग अलग लॉजिक लगता है, तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो कौन सा लॉजिक लग रहा है, तो अगर इसमें सर्च का एक नंबर दिया गया है और उसके बाद चार्ट का एक नंबर दिया गया है और टीचर का, अगर देखा जाए तो टीचर में जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो सारे सर्च और चार्ट में आते हैं। तो अगर सबसे पहले हम लोग ये वाला ट्राई करते हैं कि जो भी नंबर इसमें दिया गया है अल्फ़ाबेट का, वही अगर लगता है और सही आंसर आ जाता है तो हमारा वही सही हो जाएगा। जैसे कि इसमें टी का 5 दिया गया है, जैसे कि चार्ट में जो टी अल्फ़ाबेट है उसका नंबर 5 दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग 5 लिख लेंगे। उसके बाद जो ई अल्फ़ाबेट है, ई का 1 नंबर सही दिया गया है, क्योंकि अगर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सर्च के नीचे हर अल्फ़ाबेट के नीचे वो नंबरिंग है जो वो लिख लेंगे। जैसे कि एस के नीचे क्या लिखेंगे, 2, और ई के नीचे लिख लेंगे 1, और ए के नीचे 4, आर के नीचे 6, सी के नीचे 7 और एच के नीचे 3, ऐसे ही चार्ट के नीचे लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग हर अल्फ़ाबेट के नंबर को उठाते जाएंगे। जैसे कि टी का 5 हो गया, ई का 1 हो गया। ए अल्फ़ाबेट का सही नंबर क्या है दोस्तों, ये आप लोग देखिए, जैसे ए का 4 दिया गया है तो 5 1 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, सी का अल्फ़ाबेट है 7, और एच का अल्फ़ाबेट है 3, ई का अल्फ़ाबेट क्या है 1, और आर अल्फ़ाबेट का 6। तो देखते हैं ये हमारा जो लॉजिक है ये लग रहा है कि नहीं। अगर हमें ये ऑप्शन में ये नंबर मिल जाता है तो सही है। तो हमारा नंबर बना है 5 1 4 7 3 1 6। तो इसका सही ऑप्शन क्या दिखा रहा है, ऑप्शन ए, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और देख लीजिए सेम लॉजिक हमारा लग गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः आज हम अपने पूर्व पीढ़ी की अपेक्षा लंबी जीवन अवधि की प्रत्याशा कर सकते हैं। यह स्पष्ट है कि ऐसा केवल लाखों समर्पित डॉक्टरों के कारण संभव हुआ है, जिन्होंने हमारे अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया है। और उपयुक्त तर्क में निम्नलिखित विकल्पों में तर्क दोष की पहचान कीजिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी होगा, मिथ्याकरण। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। अविचारित सामान्यीकरण, इसे अति सामान्यीकरण भी कहते हैं। यह तर्क दोष तब उत्पन्न होता है जब एक दो उदाहरणों के आधार पर किसी निष्कर्ष को सामान्यीकरण कर दिया जाता है, तो उसे अविचारित सामान्यीकरण दोष कहते हैं। और मिथ्याकरण जब तर्क, वाक्य और निष्कर्ष कुछ कल्पित कारण संबंध पर निर्भर करे जो शायद मौजूद ही ना हो, तो वहाँ मिथ्याकरण तर्क दोष होता है। और फिसलन युक्त प्रवणता, जब कोई घटना किसी दूसरी बड़ी घटना का कारण बनाने का प्रयास किया जाए तो वहाँ फिसलन युक्त प्रवणता तर्क दोष होता है। उदाहरण, यदि इस वर्ष गणित में पास नहीं हुए तो अगले वर्ष में कैलकुलस नहीं पाओगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुम मास्टर डिग्री नहीं ले पाओगे। तो उपयुक्त उदाहरण में मिथ्याकरण तर्क दोष का है। अगला क्वेश्चन है, यदि कथन सभी क्रिकेटर धनी व्यक्ति हैं सही है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत अनुमानित किया जाता है। इसमें गलत पूछा जा रहा है, तो हमें जो भी कथन होगा उसमें सही कथन हमारा प्रूव होना चाहिए, तो वो हमारा सही है। और अगर वो प्रूव नहीं हो रहा है, उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो वो कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा कथन सीधे सीधे ये दिया गया है, सभी क्रिकेटर धनी व्यक्ति हैं। तो इसमें पहला जो कथन दिया गया है वो दिया गया है, कोई क्रिकेटर धनी व्यक्ति नहीं है, तो ये तो सीधे सीधे गलत हो जाएगा। और बी दिया गया है, कुछ क्रिकेटर धनी हैं। उसके बाद मतलब कुछ क्रिकेटर धनी है, तो इसमें क्रिकेटर धनी हैं
तो बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद कुछ क्रिकेटर धनी व्यक्ति नहीं है, तो नहीं वर्ड तो आएगा ही नहीं, उसमें साफ साफ दिया गया है कि सभी क्रिकेटर धनी व्यक्ति हैं, तो नहीं वर्ड अगर आ रहा है तो वो गलत ही है। डी दिया गया है कुछ धनी व्यक्ति क्रिकेटर हैं, तो ये भी उस सेंटेंस से कहीं ना कहीं मैच खा रहे हैं, तो हमारा जो ए और सी है वो तो सीधे सीधे गलत हो जाएगा। तो ये हमारा कथन मतलब सही होगा, इसमें गलत कथन अनुमानित किया करना है हमें। तो ए और सी सीधे सीधे गलत है, तो इसका ए और सी क्या होंगे, सही ऑप्शन होंगे। तो दोस्तों हमारा जो ए और सी है वो ऑप्शन बी में है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी प्रतिज्ञप्तियाँ इस प्रकार से सहसंबंधित हैं कि दोनों सही नहीं हो सकते हैं, यद्यपि वे दोनों गलत हो सकते हैं। तो सभी फुटबॉल खिलाड़ी धनी व्यक्ति हैं, कोई फुटबॉल खिलाड़ी धनी व्यक्ति नहीं है, कुछ फुटबॉल खिलाड़ी धनी व्यक्ति हैं, और अगला है कुछ फुटबॉल खिलाड़ी धनी व्यक्ति नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन ए होगा, ए और बी। सभी फुटबॉल खिलाड़ी धनी व्यक्ति हैं और कोई फुटबॉल खिलाड़ी धनी व्यक्ति नहीं है। जो ये दोनों ही प्रतिज्ञप्तियाँ इस प्रकार से संबंधित हैं कि दोनों सही नहीं हो सकते, यद्यपि वे दोनों गलत हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्रतिज्ञप्तियाँ तार्किक रूप से समतुल्य हैं? समतुल्य लगभग लगभग अपने आप में बराबर हैं। तो ए दिया गया है कोई भी कुत्ते आक्रामक जानवर नहीं है, कोई भी आक्रामक जानवर कुत्ते नहीं है, और सी दिया गया है सभी कुत्ते गैर आक्रामक हैं, डी दिया गया है कुछ कुत्ते आक्रामक जानवर नहीं हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, ए बी और सी। अगला क्वेश्चन हमारा कथन दिया गया है, शास्त्रीय भारतीय तर्कशास्त्र न्याय मत के अनुसार हम एक्स और वाई के बीच सार्वभौम सहवर्तिता निश्चित करते हैं, जहाँ सभी प्रकरणों में x की उपस्थिति के साथ y की उपस्थिति होती है और इसके विपरीत कोई दृष्टांत नहीं है। और दूसरा कथन दिया गया है, शास्त्रीय भारतीय भौतिकवादी तर्क देते हैं कि किन्हीं दो परिघटनाओं के बीच सार्वभौमिक संबंध स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि अपेक्षित विषयों के बारे में सदैव संदेह की संभावना होती है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुप्रयोगों ए सी में से कौन से मुक्त स्रोत अंकीय प्लेटफॉर्म पर निर्मित किए गए हैं? तो इसका ए दिया गया है आधार, बी एडोब रीडर, सी कोविन। तो इसमें निम्नलिखित में से हमें सही चयन करना है, तो डी ऑप्शन सही होगा, ए और सी आधार एवं कोविन मुक्त स्रोत अंकीय प्लेटफॉर्म पर निर्मित किए गए हैं, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अपने स्रोत कोड के साथ वितरित होता है, जिससे ये अपने मूल अधिकारों के साथ उपयोग, संशोधन और वितरण के लिए उपलब्ध होता है। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है हमारा, IBM वर्ष 2022 में विश्व भर में सर्वाधिक मूल्यवान IT ब्रांड थी। और कथन दूसरा है, वर्ष 2022 में IT सेवाओं के क्षेत्र में विश्व में TCS और इन्फोसिस क्रमशः दूसरे और तीसरे सर्वाधिक मूल्यवान IT भारतीय ब्रांड थे। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही होगा, पहला सत्य है लेकिन दूसरा कथन सत्य है, और ये इसकी व्याख्या रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लाउड कंप्यूटिंग में सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जिसे सास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन सही पूछ रहा है। तो पहला कथन क्या है, सास प्रयोक्ता इंटरनेट से जुड़े किसी भी कंप्यूटर अथवा मोबाइल उपकरण से अपने डेटा तक पहुंच सकते हैं। और बी क्या है, आउटलुक, हॉटमेल अथवा याहू मेल जैसी वेब आधारित ईमेल सेवा सास का एक रूप है। और सी कथन क्या है, सास क्रेता सॉफ्टवेयर का रूप और अनुभूति परिवर्तित करने और डेटा क्षेत्रों जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को रूपांतरित करने के लिए प्रयोक्ता अंतरा पृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार बना सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा, ए बी सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न संप्रेषण प्रौद्योगिकियों ए सी में से किन्हें लघु रेंज उपकरण प्रौद्योगिकी माना जाता है? तो लघु रेंज उपकरण प्रौद्योगिकी ए में दिया गया है CCTV, बी में दिया गया RFID और सी दिया गया है WLAN। तो इसमें पूछा गया उत्तर का चयन करना है, तो इसका ए बी सी तीनों ही ऑप्शन सही हैं।
तो मतलब डी ऑप्शन इसका सही होगा। सीसीटीवी, RFID और WLAN लघु दूरी के प्रौद्योगिकी उपकरण है। तो अगर सीसीटीवी पूछा जाए क्या है, तो सीसीटीवी क्लोज सर्किट टेलीविज़न है। ये एक टीवी प्रणाली है जिसमें संकेतों को सार्वजनिक रूप से वितरित किया जाता है और इसे मुख्य रूप से सुरक्षा उद्देश्यों पर नज़र रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। और RFID क्या है, रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण। यह एक ऐसी तकनीक है जो किसी टैग की गई वस्तु को निष्क्रिय रूप से पहचानने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। और WLAN का मतलब है यह एक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क बेतार वितरण पद्धति है और यह उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। इसका उपयोग घरों एवं छोटे छोटे कार्यालयों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक महत्वपूर्ण अवसंरचना पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? इसका ये ऑप्शन सही होगा, डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, अंकीय सुरक्षा अवसंरचना। इसकी व्याख्या देख लीजिए। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर अंकीय सुरक्षा अवसंरचना के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है जो वर्तमान में सभी वेब ब्राउज़र एवं सर्च इंजन में पाया जाता है, जो चोरी, फ्रॉड, आय से सिक्योर करने में मदद करता है। और इसके सबसे उपयोगी संप्रत्यय भाग क्रिप्टोग्राफिक्स की हैं, जिससे द्वारा सभी को अलग अलग इनक्रिप्ट किया जाता है और डाटा की जानकारी सुरक्षित रखी जाती है। और अगला क्वेश्चन हमारा, पर्यावरणीय खतरों से संबंधित जोखिम मूल्यांकन के निम्नलिखित कदमों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, CBAD। CBAD मतलब खतरों की पहचान सबसे पहले, उसके बाद उद्भासन मूल्यांकन, उसके बाद जोखिम विशेषीकरण, उसके बाद जोखिम का प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के मिशनों में से एक राष्ट्रीय सौर मिशन को निम्न में से किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, 2010 में। भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को औपचारिक रूप से 30 जून 2008 को शुरू किया गया था और यह उन साधनों की पहचान करता है जो विकास के लक्ष्य को प्रोत्साहित करता है एवं जलवायु परिवर्तन पर विमर्श के लाभों को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करता है। और इसके 8 कोर मिशन हैं। ए है राष्ट्रीय सौर मिशन, इसे 2010 में लागू किया गया। बी है विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, और तीसरा है सतत निवास पर राष्ट्रीय मिशन, और फोर्थ है राष्ट्रीय जल मिशन, और फिफ्थ है सतत हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन। उसके बाद अगला है हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन और जलवायु परिवर्तन हेतु सामरिक ज्ञान पर आधारित राष्ट्रीय मिशन। और राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य देश में कुल ऊर्जा उत्पादन में सौर ऊर्जा के अंश के साथ अन्य नवीकरणीय ऊर्जा साधनों की संभावना को भी बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में समुद्र स्तर के ऊपर उठने में अभी तक निम्नलिखित में से किसका योगदान अधिकतम रहा है? समुद्र स्तर के ऊपर उठने में अभी तक किसका योगदान ज़्यादा रहा है? ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन देख लीजिए, महासागरीय जल का तापीय प्रसार। किसका योगदान ज़्यादा रहा? महासागरीय जल का तापीय प्रसार। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइडों में से निम्न में से किन्हें वायु प्रदूषक माना जाता है और NOx के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और बी। ये ऑप्शन ए में ए और केवल ए और बी निम्न दिए गए नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइडों में से नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वायु प्रदूषक माना जाता है, जो NOx के रूप में भी प्रस्तुत किए जाते हैं। अगला दिया गया है, पारंपरिक पेट्रोल डीजल की अपेक्षा जैव डीजल के निम्न में से क्या क्या लाभ हैं? तो ए दिया गया है, जैव डीजल काफ़ी कम CO2 और SO2 का उत्पन्न करता है। बी है, यह गैर नवीकरणीय है। सी है, इसकी ऑक्टेन संख्या उच्चतर है। डी है, इसे पेट्रोल डीजल के साथ किसी भी अनुपात में प्रयोग किया जा सकता है। ई है, इसका निम्न ज्वलनांक जो फ्लैश पॉइंट है। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, ACD। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति में निम्नलिखित कौन सी प्रौद्योगिकी
मंचों के नाम का उल्लेख किया गया है और जिनके माध्यम से शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इसके सही है ए स्वयं और डी दीक्षा। स्वयं और दीक्षा ये शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए है। ठीक है, ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के अधिनियमन के लिए प्रेरणा स्रोत कर्जन था, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित किन विश्वविद्यालयों में आमूल चूल परिवर्तनों की शुरुआत करना था? पहला है कलकत्ता, बी है बॉम्बे, सी है मद्रास, डी है पंजाब लाहौर, ई है इलाहाबाद। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए बी सी डी ई सभी। वर्ष 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के अधिनियमन के लिए प्रेरणा स्रोत कर्जन था, जिसका उद्देश्य कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, लाहौर में और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों में आमूलचूल परिवर्तनों की शुरुआत करना था। अगला क्वेश्चन है, कथन है पहला, यूजीसी 1956 में संसद में अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया एक केंद्रीय सरकारी संगठन है। और स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट है, यूजीसी ने समुचित संचालन को सुनिश्चित करने के क्रम में 5 क्षेत्रीय केंद्रों को स्थापित किया है। तो दोस्तों, इसका जो कथन पहला और दूसरा दोनों ही गलत है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही होगा। कथन फर्स्ट और दो दोनों ही गलत हैं। तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को 1956 में सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था, जिसका कार्य विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के लिए नियम एवं व्रत एवं मानक तय करना था। यह निकाय विकेंद्रीकरण पर आधारित है। इसके बहुत से क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित हैं, ना कि सिर्फ 5। अगला क्वेश्चन है हमारा एनवायरनमेंट से। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरण शिक्षा हेतु केंद्र CCE की सहायता से देश में विविध लक्षित समूहों के मध्य पर्यावरण के बारे में जागरूकता में वृद्धि हेतु वर्ष 1986 में राष्ट्रीय पर्यावरणीय जागरूकता अभियान की NCAC की शुरुआत की है। तो इसकी सही ऑप्शन होगा बी अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जिसको यूनेस्को द्वारा वर्ष 1980 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, तक्षशिला। तक्षशिला एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जिसको यूनेस्को द्वारा 1980 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और इसमें पूरे विश्व के 10,500 से अधिक छात्र अध्ययन करते हैं या थे, जिसमें 60 से अधिक विषयों को पढ़ाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो पहले हम लोगों को गद्यांश को पढ़ना है। जैसे गोल्डन चाइल्ड ने शहरी क्रांति पद का प्रयोग लगभग 5500 वर्ष पूर्व प्रथम शहरों के आविर्भाव से चिन्हित समाज में परिवर्तनों के वर्णन के लिए किया था। जिन क्षेत्रों में सर्वप्रथम ही गहरे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए थे वे कौन से थे? मेसोपोटामिया, दजला और फरात नदियों की घाटी और निम्न नील घाटी, सिंधु नदी के मैदानी क्षेत्र और बाद में भूमध्य सागरीय क्षेत्र के इर्द गिर्द चीन की येलो नदी घाटी, दक्षिण पूर्व एशिया और अमेरिका में शहरी सभ्यताएं विकसित हुई। और इस प्रकार पहले शहरों का मुख्यतः उन क्षेत्रों में आविर्भाव हुआ जिन्हें आज LIC माना जाता है। द्रुतगामी परिवर्तनों की इस अवधि के लिए उत्प्रेरक नवपाषाण कालीन क्रांति थी, जो लगभग 8000 ईसा पूर्व हुई। और यह तब हुआ जब पशुओं के पालतू बनाए जाने और खाद्यान्न कृषि पर आधारित स्थान वृद्धि कृषि ने स्थिर गति से यायावरी जीवन शैलियों को प्रतिस्थापित कर दिया। कृषि में प्रगति के साथ सिंचाई प्रविधियां विकसित हुई। इसके बाद अन्य प्रमुख प्रगति थी बैलों से खींचा जाने वाला हल, पहिए वाली गाड़ी, पाल नौका और धातु विज्ञान। तथापि लगभग 4000 ईसा पूर्व हुआ लेखनी का आविष्कार संभवतया सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार था, क्योंकि इसी के बाद की सहस्त्राब्दी में दजला और फरात नदियों के बीच के जलोढ़ मैदानी क्षेत्र में कुछ गांवों के आकार में वृद्धि हुई और प्रकार्य में परिवर्तन हुए। इनके कारण शहर में वर्गीकरण योग्य बने। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश में प्रदत्त सूचना के आधार पर निम्न घटनाओं को सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना। तो इसका सबसे जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी होगा।
नवपाषाणकालीन क्रांति, प्रथम शहरों का आविर्भाव, लेखन का आविष्कार, क्रीट में समुन्नत विनुयायी सभ्यता के शहर। अगला क्वेश्चन है, ये सारे गद्यांश के क्वेश्चन है, तो बस इसका आंसर हम लोग देखते चलेंगे। गद्यांश में प्रयुक्त पद LIC का निम्न में से सर्वाधिक संभाव्यता किसको प्रदर्शित करता है? इसका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख परिघटना के चलते फरात और दजला के बीच के मैदानी क्षेत्रों के गांवों का शहरी केंद्रों में रूपांतरण हुआ है? तो इसका ऑप्शन डी होगा, लेखन का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों को जहां शहरी केंद्र विकसित हुए सही कालक्रमानुसार प्रदर्शित करें।